Minister Honorable H.D. Devgowda ji, not present. श्री अशोक सिद्धार्थ जी, माननीय अशोक सिद्धार्थ जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय कि आपने बजट चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आभारी हूँ अपनी पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी का कि उन्होंने मुझे पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत किया। मानवर किसी भी सरकार के बजट की अच्छाइयाँ और कमियाँ उसमें किए गए प्रावधानों से उजागर होती हैं और जिस तरह के प्रावधान इस बजट में हैं, इस देश के किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, दलितों, आदिवासियों, नौकरी पेशा मध्यम वर्ग, रेवड़ी पटरी कारोबारी या सेना के जवानों तथा उनके परिवारों के बुझे चेहरे और नम आँखें इस बात को दर्शाती हैं कि देश की बहुसंख्यक आवाम के लिए इस आम बजट में कुछ खास नहीं है। मानवर इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले लगभग 1 वर्ष से कोरोना महामारी से उत्पन्न हालात ने भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण मंदी की मार झेल रहा देश महामंदी की गिरफ्त में आ गया। ऐसे में भारत की 130 करोड़ जनता यह उम्मीद लगाए बैठी थी कि सरकार बजट में कुछ ऐसे कदम उठाएगी जो राहत पहुंचाने वाले होंगे, लेकिन मान्यवर बजट में ऐसे उपाय नादारद हैं जो लंबे समय से आर्थिक मार झेल रहे लोगों के लिए मरहम का काम कर सकते। मान्यवर इस बजट ने देश के लोगों को, खासकर गरीबों, कामकाजी तबके, मजदूरों, किसानों या स्थायी रूप से बंद हुई औद्योगिक इकाइयों से हुए बेरोजगार हुए लोगों को निराश करने का काम किया है। माननीय उपसभापति महोदय, बजट जब लोकसभा में पेश होता है तो हर समाज, हर तबका, हर वर्ग के लोग उत्सुकता के साथ उसमें अपने समाज के बारे में सोचने का काम करते हैं कि उनके लिए क्या करें। मैंने इस बजट को बहुत गंभीरता से और ध्यान से पढ़ने का काम किया। बजट स्पीच को मुझे भी इसमें निराशा हाथ लगी है। मानवर सरकार ने जिस आक्रामक तेवर को अपनाते हुए नीति आयोग को विनिवेश के लिए नई कंपनियों को सूचीबद्ध करने एवं सरकारी संपत्तियों को मुद्रित करने के लिए कहा, इस बात को दर्शाता है कि सरकार गरीबों को और गरीब, अमीर को और अमीर बनाना चाहती है। यदि ऐसा ना होता तो सरकार ने बजट में विनिवेश के माध्यम से इस वर्ष भी पिछले वर्ष के 2 लाख करोड़ की तुलना में इस बार 175 हजार करोड़ रुपए जुटाने के लिए सरकार की जो उपक्रम है, जैसे एयर इंडिया है, शिपिंग कॉरपोरेशन है, भारत अर्थ मूवर्स है, BPCL है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, BEML है, पवन हंस है, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड है, IDBI बैंक के अलावा 2 सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों और 1 सामान्य बीमा कंपनी को निजीकरण करने का प्रस्ताव रखा है। प्राइवेट कंपनियों को बिजली वितरण के लिए भी आह्वान किया है। सेंट्रल वेयरहाउस को किराए पर देने की या बेचने की बात कही है। माल भाड़ा ढोने वाली रेलगाड़ी या जो कॉरिडोर बनाने का काम, उसको भी प्राइवेट देने का काम किया है। मानवर घाटे को पूरा करने के लिए पैसा जुटाना सरकार की मजबूरी है, लेकिन उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए खासतौर से दलित, शोषित पिछड़ों की हिस्सेदारी पर डाका डालना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि जितने भी ये नवउद्योग, जिन उद्योगों को जो नवरत्न कहलाते थे, जो फायदे में चल रहे थे, चाहे BPCL हो, चाहे कंकोर हो या कंटेनर कॉरपोरेशन हो, जो फायदे में चलने वाले उद्योगों को HPCL की पाइपलाइन हो, गैस पाइपलाइन, गेल की पाइपलाइन हो, इनको जब प्राइवेट सेक्टर में देंगे तो स्पष्ट है और सरकार इस बात को जानती है कि इस देश में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, और जब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है तो बड़े पैमाने पर इसमें लाखों की संख्या में SC, ST और OBC के लोग जो आरक्षण का लाभ लेकर के लाभ मिलता था, क्या सरकार उस आरक्षण को देने का काम करेगी या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के लिए कोई संशोधन लाने का काम करेगी? अगर सरकार की नीयत साफ हो तो उन्हें उदाहरण लेना चाहिए उत्तर प्रदेश की 7 से 12 की सरकार में हमारी पार्टी की मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से, जिन्होंने अपनी सरकार में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन करने का काम किया, और न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन करने का काम किया, बल्कि बहन जी ने अपनी सरकार में जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट थे उनमें भी रिजर्वेशन करने का काम किया। तो सरकार भी उनसे प्राइवेट सेक्टर, भले प्राइवेट सेक्टर में दे, पैसे जुटाने का काम करे, लेकिन मेरा निवेदन सरकार से ये है
कि प्राइवेट सेक्टर में पहले रिजर्वेशन लाए, जिससे 25% आबादी लगभग 80% की, 52% आबादी ओबीसी की, जो आज़ादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस आरक्षण की व्यवस्था की थी, उस आरक्षण को आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे पहले यूपीए की सरकार रही हो या वर्तमान में एनडीए की सरकार जब जब आई है, तब तब इन्होंने निजीकरण को फायदा पहुंचाने का काम किया है। और निजीकरण से स्पष्ट रूप से नुकसान जो सबसे ज्यादा होता है वो एससी, एसटी और ओबीसी के उन लोगों का होता है जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण जिनको मिलता है। मैं मानवर सरकार ने जिस तरह से बिना नियत साहब किए इन लोगों को देने का काम किया, माननीय अशोक जी कंक्लूड करिए। सर मेरा तो अभी 4 मिनट हुआ सर। नहीं आप करें, आपका खत्म हो रहा है समय। मानवर सरकार मंत्रीगण ढिंडोटा तो ये पीटते घूम रहे हैं पूरे देश में कि उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए 1,26,000 से ज़्यादा करोड़ का इसमें बजट में प्रावधान रखा, जो 51% से ज़्यादा है। लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि नीति आयोग के अनुसार अनुसूचित जाति के उप सब प्लान में ये स्पष्ट कहा गया है कि इनके समग्र विकास के लिए इन समूहों की जनसंख्या के अनुपात में भारत सरकार को बजट का निर्धारण करना चाहिए। और 34.8 लाख करोड़ के बजट में अगर हम हिस्सेदारी देखें तो लगभग 6.5 लाख करोड़ की बनती है। सब मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार एससी, एसटी के लिए बजट में उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने का काम करे। मानवर दलित छात्रों की शिक्षा हेतु भी सरकार ने पोस्ट मैट्रिक के लिए 3,416 करोड़ आवंटित किए हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो 6 साल में 35,200 करोड़ आवंटित माननीय अशोक जी प्रावधान प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान में से अगर हम 6 वर्षों बराबर बांटे तो भी 5,000 करोड़ बनता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि 5,000। धन्यवाद सर अपनी 4 लाइनें खत्म करके सर बस धन्यवाद सर, 1 सेकंड सर। धन्यवाद सर अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की तकरीरें हुई, चुनौतियां देने का काम भी किया गया, मंडियां खत्म करने की बात की नहीं हुई गई। मैं इन 4 लाइनों के साथ कि सदन में धन्यवाद। मैं आपका समय बहुत पहले पूरा हो चुका है। 10 सेकंड माननीय सदन में सर 10 सेकंड सर 10 सेकंड सदन में तकरीरें हुई हैं। मैं 4 लाइनों के साथ कि नीम के रस में मिला जहर तो मीठा हो गया, नीम के रस में मिला जहर तो मीठा हो गया, झूठ उसने इस कदर बोला कि सच्चा हो गया। धन्यवाद। झूठ उसने इस कदर बोला धन्यवाद। सच्चा हो गया। धन्यवाद। उजला था माननीय विनय विश्वम जी, लोग थोड़ी देर को समझे, माननीय विनय विश्वम जी, थैंक यू। थोड़ी देर माननीय विनय